वीर सावरकर एक देशभक्त या एक कायर, आखिर क्यों आज हमें इसमें उलझा के रख दिया है? क्या उनके लिखे गए माफीनामे ही सिर्फ उनकी पहचान है और जो बड़े बड़े महान काम उन्होंने किए वो भुला दिए जाएंगे? नहीं, सावरकर जी एक ऐसी विचारधारा थे जिसने भारत को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान फ्रीडम फाइटर्स दिए। तो आखिर कौन थे वीर सावरकर? चलिए जानते हैं। क्या कुछ माफीनामे से उन्हें जज करना सही है? क्या है ये पूरा मुद्दा? आज इस वीडियो में हम जानेंगे। 28 मई 1883 के दिन महाराष्ट्र के नासिक शहर के भागुर गांव में वीर सावरकर जी का जन्म हुआ था। वीर सावरकर जी के 2 भाई और एक बहन थी। इनकी मां राधाबाई सावरकर बचपन से ही बच्चों को रामायण और महाभारत के बारे में बताया करती थी, जिसका इन पर बहुत इम्पैक्ट पड़ा। कम उम्र में ही इन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया और इनके बड़े भाई गणेश सावरकर ने पूरे परिवार को संभाला। इसलिए वीर सावरकर पे अपने बड़े भाई का हमेशा ही बहुत इन्फ्लुएंस रहा। विनायक ने बचपन से ही पोएम्स लिखना शुरू कर दिया था। इन्हें पढ़ने का बहुत शौक भी था। हमेशा से ही विनायक सावरकर के पूरे परिवार में देशभक्ति की भावना बहुत ज्यादा रही, जो कि 1904 में अभिनव भारत या यंग इंडिया सोसाइटी, जो कि ब्रिटिशर से छुप के विनायक और उनके बड़े भाई गणेश सावरकर ने मिलकर बनाई थी। ये एक क्रांतिकारी संगठन था। भारत में सबसे पहले स्वदेशी अपनाओ का नारा विनायक जी ने ही लगाया था और 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद पुणे में विदेशी कपड़ों की होली सबसे पहले उन्होंने ही जलाई थी। इसी बीच उनके आर्टिकल्स मैगजीन में छपने लगे थे और बाद में कलकत्ता के युगांतर पत्र में भी। विनायक रूसी क्रांति से बहुत प्रभावित थे और वो ये समझ गए थे कि ब्रिटिशर से आजादी हमें अहिंसा के रास्ते नहीं बल्कि अपना हक छीन कर मिलेगी। सावरकर बहुत होशियार थे। उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई के लिए लंदन के ग्रेज इन लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया और बाद में इंडिया हाउस में रहने लगे। इंडिया हाउस में उस समय भारत से बाहर रह रहे फ्रीडम फाइटर्स इकट्ठा होते थे, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी चला रहे थे। वीर सावरकर जी ने लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी का निर्माण किया, जिससे वो देश के बाहर होते हुए भी देश की सेवा कर सके। धीरे धीरे फ्री इंडिया सोसाइटी के साथ काफी लोग जुड़ने लगे। अब जबकि विनायक लंदन में पढ़ रहे थे तो 10 मई 1907 को इन्होंने इंडिया हाउस में लंदन में पहली बार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की गोल्डन जुबली मनाई। इस इवेंट पर विनायक सावरकर जी ने एक स्पीच दी, जिसमें उन्होंने एविडेंस के साथ बताया कि 1857 का विद्रोह अखंड भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई थी, न कि वो नैरेटिव जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दिखाया जा रहा था। भारत के क्रांतिकारियों को गद्दार बताकर उनकी स्पीच का गहरा असर लोगों की मानसिकता पर पड़ा। विनायक सावरकर ने 1908 में द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नाम की बुक लिखी। उन्होंने 1857 की क्रांति का गहन अध्ययन किया कि अंग्रेजों को किस तरह से जड़ से उखाड़ा जा सकता है, लेकिन इस बुक को पब्लिश करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। इनफैक्ट ये दुनिया की पहली बुक बन गई जिसे पब्लिशिंग से पहले ही बैन कर दिया गया, क्योंकि शायद अंग्रेज नहीं चाहते थे कि 1857 की क्रांति की सच्चाई किसी भी तरह भारतीयों को पता चले। अगर ये क्रांति आम हो जाती तो देश के घर घर में विद्रोह होने लगता और अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ता, जिसे ब्रिटिशर्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जिससे पता लगता है कि अंग्रेजों को धरने से ज्यादा बगावत का डर था। उन दिनों फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसी कोई चीज नहीं थी। ब्रिटिश सरकार ने अपने जासूस हर जगह फैला रखे थे। इस बुक को पब्लिश कराने के लिए लंदन से लेकर पेरिस और जर्मनी तक कई बार कोशिशें की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार भीकाजी कामा ने थोड़ी सी चालाकी दिखाई और इस बुक को छपवाते टाइम इसके कवर पेज पे कोई इन्फॉर्मेशन न देकर दूसरा कवर पेज रखा, ताकि अंदर की कंटेंट के बारे में अंग्रेज सरकार को कुछ पता न चले। इस बुक को चोरी छुपे भारत पहुंचाया गया और इस बुक के थ्रू लोगों को अब पहली बार 1857 की क्रांति के बारे में पता चला। इस बुक की पब्लिश होते ही तुरंत 2000 कॉपियां बिक गई और जैसे ही लोगों को 1857 की क्रांति के बारे में पता चला तो उनमें भी क्रांति की लहर सी दौड़ गई और उनके विद्रोह की आवाजें और तेज हो गई। वीर सावरकर जी के इन्हीं सब प्रयासों ने देश के आने वाले क्रांतिकारियों को जन्म दिया। वीर सावरकर जी की ये बुक हर फ्रीडम फाइटर को पढ़ाई जाने लगी। वीर सावरकर जी ने अपने साथियों को बम बनाना और गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करना भी सिखाया। लेकिन आज भी हमें हमारे इस इतिहास के बारे में कुछ नहीं बताया जाता कि हमें मिली इस इंडिपेंडेंस या आजादी के पीछे कितना स्ट्रगल किया गया। 1909 में सावरकर जी ने अपनी बार एट लॉ की पढ़ाई पूरी की, लेकिन उन्हें वहाँ जॉब नहीं दी गई क्योंकि उन्होंने उनके लिए शपथ ग्रहण करने से मना कर दिया। 1909 में सावरकर जी के साथी मदनलाल ढींगरा ने एक ब्रिटिश ऑफिसर कर्जन की हत्या कर दी। ढींगरा जी के इस काम से भारत और ब्रिटेन में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गईं। सावरकर जी ने मदनलाल ढींगरा को जितनी हो सके उतनी राजनीतिक और कानूनी सहायता देने की कोशिश की, लेकिन बाद में अंग्रेज सरकार ने इंक्वायरी पर ढींगरा को मौत की सजा सुना दी, जिससे लंदन में रहने वाले इंडियन स्टूडेंट्स भड़क गए। सावरकर जी ने भारतीयों को जगाने के लिए मदनलाल ढींगरा को एक देशभक्त बताकर क्रांतिकारी विद्रोह को और तेज कर दिया था। इन सब के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट भी कहां चुप रहने वाली थी। उन्होंने कर्जन मर्डर के प्लान में और
पिस्तौल भारत भेजने के जुर्म में वीर सावरकर जी पे चार्जेस लगाकर उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। अब अंग्रेज सरकार उन्हें भारत भेजने की तैयारी करती है, लेकिन सावरकर जी को पता था अगर उन्हें जेल हो गई तो उनका अभियान बीच में ही रुक जाएगा और वो अपनी मातृभूमि को आजादी दिलाने के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने बीच रास्ते में ही भागने की कोशिश की। उन्होंने अपने साथी को फ्रांस में रुकते वक्त भाग जाने की योजना एक लेटर में लिखकर भेजी। जहाज रुका और सावरकर जी वॉशरूम जाने के बहाने खिड़की से निकलकर समुद्र के पानी में तैरते हुए भाग गए, लेकिन दोस्त के आने में देरी होने की वजह से उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। 50 साल की जेल यानी कि उम्र कैद की सजा के साथ उन्हें 7 अप्रैल 1911 के रोज काला पानी की सजा सुनाकर सेल्युलर जेल भेजा गया। उन दिनों काला पानी की सजा ज्यादातर फ्रीडम फाइटर्स को दी जाती थी ताकि लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठाने से डरे। काला पानी बहुत ही भयानक जगह थी। वहाँ कैदियों को अकेले काल कोठरियों में बंद रखा जाता था जहाँ कोई रोशनी नहीं थी। जेल में बंद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को बेड़ियों से बांधा जाता था। कोल्हू से तेल निकलवाने का काम उनसे करवाया जाता था। हर कैदी को 30 पाउंड नारियल और सरसों का तेल निकालना होता था। यह तेल ब्रिटिश अफसर की पत्नियां काम में लेती थीं। अगर कोई कैदी रोज का दिया हुआ टारगेट पूरा नहीं कर पाता तो उन्हें पूरी तरह पीटा जाता था। उनकी पीठ पर कोड़े बरसाए जाते थे, साथ ही 3rd डिग्री जैसा ट्रीटमेंट भी दिया जाता था। इतने पर भी उन्हें भरपेट खाना तक नहीं दिया जाता था। आप बीमार हो अधमरे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बाथरूम जाने तक के लिए भी परमिशन लेनी होती थी। वहाँ बहुत मच्छर हुआ करते थे जिस वजह से कैदी बीमार होकर मर जाया करते थे। सावरकर जी 4 जुलाई 1911 से 21 मई 1921 तक पोर्ट ब्लेयर की जेल में रहे, लेकिन विनायक को ऐसे ही वीर नहीं कहा जाता। वो हर रोज ये सब सहकर अपनी पोयम्स लिखा करते थे। उन्होंने पत्थरों के टुकड़ों से वहाँ की दीवारों पर 6000 से ज्यादा पोयम्स लिखी। उन्हें प्रॉब्लम थी तो इससे कि वो अपने थॉट्स कॉमन पीपल के साथ कन्वे नहीं कर पा रहे थे। वो जेल में रहकर अपनी कंट्री के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। उन्हें देश के लिए कुछ करना था जो कि जेल से बाहर आकर ही मुमकिन था। तो इसीलिए उन्होंने जेल से निकलने के लिए कई माफीनामे भी लिखे, लेकिन उन पर कोई सुनवाई नहीं हुई और आज तक इन्हीं माफीनामों को एविडेंस बनाकर वीर सावरकर जी के अगेंस्ट यूज किया जाता है। इनफैक्ट ऐसा करके कहीं ना कहीं हम उनके किए गए न सिर्फ इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल बल्कि इनके द्वारा किए गए सोशल रिफॉर्म्स के कामों के साथ भी इनजस्टिस कर रहे हैं। 1920 में वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक के कहने पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें छोड़ तो दिया, लेकिन बस इस कंडीशन पर कि वो ना कोई ब्रिटिश कानून तोड़ेंगे और ना ही उनके अपोजिट जाएंगे। 1921 सावरकर जी भारत लौटे और यहाँ आकर भी उन्हें 3 साल जेल में रहना पड़ा। उन्होंने हिंदुत्व पर शोध ग्रंथ लिखा। वीर सावरकर जी अपने समय के सबसे बड़े हिंदूवादी फ्रीडम फाइटर रहे थे। वीर सावरकर जी ने ही हिंदुत्ववादी विचारधारा को जन्म दिया था और उनके अकॉर्डिंग हर वो व्यक्ति जो सिंधु से समुद्र तक फैली भारत भूमि को अपनी पितृभूमि और पुण्य भूमि मानता है, यानी जो देश से लॉयल है वो हिंदू है। यहाँ कहीं भी रिलीजियस फैक्टर नहीं लाया गया। उनकी इसी आइडियोलॉजी के चलते आजादी के बाद की सरकार ने उन्हें इतनी वैल्यू या रिकॉग्नाइजेशन नहीं दिया जिसके वो असल हकदार थे। सावरकर जी ने जीवन भर हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान के लिए ही काम किया। उनकी लाइफ से जुड़ी एक कंट्रोवर्सी ये भी थी कि गांधी जी के असैसिनेशन में उनका नाम लिया गया था और जिसके चलते उन्हें जेल भी हुई, लेकिन कोई एविडेंस न मिलने की वजह से उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया और नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा हो जाती है। सावरकर जी को 6 बार अखिल भारतीय हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, जिसके बाद 1938 में हिंदू महासभा को राजनीतिक दल घोषित कर दिया गया। ये थी वीर सावरकर जी से जुड़ी कुछ बातें। तो आपको क्या लगता है कि अब भी हमें वीर सावरकर जी को सिर्फ उनके लिखे माफीनामों से जज करना चाहिए या फिर हमें देश के लिए किए गए उनके कामों को याद करना चाहिए? क्योंकि अगर आजादी कोई किताब है तो वीर सावरकर जी उसके फ्रंट कवर है और उनसे इंस्पायर होकर इस लड़ाई में जुड़े हुए क्रांतिकारी उस किताब के पन्ने। तो अब हमें सोचना है कि हम उन्हें कहां पर देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी वीडियोस लेकर आएं।